हेलो गाइज, हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर के पिछले लेक्चर में बात की थी परासरण के बारे में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं परासरण दाब के बारे में। हमने आपको बताया था पिछले ही लेक्चर में कि अभी हम लोग परासरण के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे परासरण दाब के बारे में। ये क्या होता है? ये एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है, किसका? सॉल्यूशंस का। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं परासरण दाब के बारे में, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया है या हम लोगों ने डिस्कस किया है कि परासरण क्या होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम एक यू शेप की नली में क्या रखें, एक तरफ यहाँ से इसको एसपीएम यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें और एक तरफ हम लोग प्योर सॉल्वेंट रखें यानी कि विलायक, और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे क्या फिल कर दें? सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको एसपीएम से सेपरेट कर देते हैं तो ये जो विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं ये स्वतः ही किसकी तरफ गति करने लगते हैं? सॉल्यूशन की तरफ गति करने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी शुद्ध विलायक को उसके विलयन से एसपीएम के थ्रू हम लोग सेपरेट करते हैं तो शुद्ध विलायक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसकी तरफ मूव करने लगते हैं? सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगते हैं, यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ उनका मूवमेंट होता है। इसी क्रिया को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? परासरण नाम दिया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब की तीन प्रमुख परिभाषाएं हैं, उनमें से दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछी जाती रही हैं। तो सबसे पहली डेफिनीशन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली पहले हम एक बार आपको बता देते हैं एक्चुअल में परासरण दाब है क्या, बाद में हम लोग इन तीनों परिभाषाओं को अलग अलग डिस्कस करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब ये विलायक के अणु इस एसपीएम के थ्रू होकर किसकी तरफ जाएंगे? सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, तो ये इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली पर कुछ ना कुछ दबाव डालेंगे ना। जब ये अणु इधर से चलकर इधर की तरफ आएंगे तो ये एसपीएम पे क्या करेंगे? कुछ ना कुछ प्रेशर डालेंगे ना। उसी प्रेशर को ही क्या कहा जाता है? परासरण दाब। यानी परासरण की क्रिया के दौरान अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगने वाला जो दाब होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो इसको तीन तरह से समझाया गया है, उनमें से सबसे पहला है ये जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये पहली परिभाषा है परासरण दाब की। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा? किसी विलयन का परासरण दाब एक ऊर्ध्वाधर कक्ष में उत्पन्न साम्यावस्था पर वह कुल द्रव स्थैतिक दाब है। ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट मार्क कीजिएगा। कौन सा दाब? द्रव स्थैतिक दाब। कहाँ पर? ऊर्ध्वाधर कक्ष में, जो उस विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है। यानी कि कोई विलयन है जिसे हमने उसके विलायक से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर रखा है, तो उस कंडीशन में इस ऊर्ध्वाधर कक्ष में उत्पन्न होने वाला दाब द्रव स्थैतिक दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अब इसको समझते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ डेफिनेशन नहीं है। अगर हम लोग ध्यान से इसको समझें तो बहुत इजी है। देखिए, इसको समझने के लिए जो फिगर बना हुआ है पहले हम इसको बता देते हैं, इसके बाद फिर से डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक बीकर है। इस बीकर में हमने ले रखा है वाटर, यानी कि ये प्योर विलायक है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक ऊर्ध्वाधर कक्ष है, या कह सकते हैं ये फनल है। फनल में हम लोगों ने फनल को उल्टा करके लटकाया हुआ है। यहाँ पे इस फनल में नीचे के साइड पे यहाँ पे हमने क्या भर रखा है? शुगर सॉल्यूशन, यानी शर्करा का विलयन फिल कर रखा है। इस शुगर सॉल्यूशन को हमने यहाँ तक फिल कर रखा है और इस पॉइंट को नाम दिया हमने ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक ऊर्ध्वाधर कक्ष लिया। इस ऊर्ध्वाधर कक्ष को, यानी ये कह सकते हैं ये फनल होती है, इसको हम थिसिल फनल कहते हैं। थिसिल फनल को हम लोगों ने उल्टा करके लटका रखा है यहाँ पे। तो थिसिल फनल लिया और थिसिल फनल में नीचे की तरफ
ठीक है, जहाँ सोल्यूशन फिल किया जाता है वहाँ पे हमने शुगर सोल्यूशन भर रखा है, और इस शुगर सोल्यूशन को भरने के बाद यहाँ पे हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसका माउथ जो है वो बांध दिया है, यानी कि एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से थिसिल फनल का ये जो माउथ है ये क्लोज कर दिया और इसमें फिल कर दिया गया क्या, शुगर सोल्यूशन। और इस थिसिल फनल को हमने किस में लटका रखा है, वाटर से भरे एक बीकर में। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे अंदर कौन है, शुगर सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन विलयन, और इसको हमने सेपरेट कर रखा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये मेम्ब्रेन है यहाँ पे, इसके माउथ पे हमने बांध रखी है, इससे सेपरेट कर रखा है इसको, किससे, वाटर से। तो सेम कंडीशन यहाँ पे बन गई, ये एक तरफ सोल्यूशन हो गया और एक तरफ सॉल्वेंट हो गया। तो यहाँ पे बाहर बीकर में तो सॉल्वेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे अंदर शुगर सोल्यूशन है। अब आपको समझ आ गया होगा क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे बीकर से वाटर मॉलिक्यूल्स इस फनल में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं बीकर से कहाँ जाने लगेंगे, फनल में जाने लगेंगे। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो किधर से किधर होती है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ होती है। तो यहाँ पे बाहर तनु विलयन है और अंदर सांद्र विलयन है। तो इतना तो ये हो गया सेटअप जो हमने कर रखा है। अब कैसे पता करेंगे परासरण दाब क्या है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, द्रव स्थैतिक दाब। देखिए ये क्या होता है, आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़ा है तो हम बता दे रहे हैं आपको। द्रव स्थैतिक दाब, जब भी किसी बर्तन में, किसी वेसल में हम लोग कोई द्रव फिल करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो जो द्रव होता है उस बर्तन पर क्या डालता है, प्रेशर डालता है, दाब डालता है। तो किसी भी तरल द्वारा किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, वो द्रव स्थैतिक दाब कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर इस फनल में यहाँ तक शुगर सोल्यूशन भरा हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ दाब इस वेसल के, यानी कि ये जो थिसिल फनल है इसके ऊपर पड़ रहा होगा या नहीं पड़ रहा होगा, जाहिर सी बात है लग रहा होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रेशर तो लग ही रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे, अब क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ अंदर जाना स्टार्ट करेंगे, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ अंदर जाएंगे तो इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ने लगेगा। हम मान लेते हैं कि इसका जो लेवल है कुछ समय पश्चात साम्यावस्था पर यहाँ आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट बी, और यही साम्यावस्था की अवस्था है। साम्यावस्था मतलब क्या है कि जब द्रव स्थैतिक दाब इस विलयन के परासरण दाब के बराबर हो जाएगा तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये अंदर गति करना बंद कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन द्वारा इस थिसिल फनल में उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब ही इस सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। यही डेफिनेशन में बताया गया है कि किसी विलयन का परासरण दाब एक ऊर्ध्वाधर कक्ष में, ये एक ऊर्ध्वाधर कक्ष है, ऊर्ध्वाधर कक्ष में उत्पन्न साम्यावस्था पर वह कुल द्रव स्थैतिक दाब है जो उस विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है। हमने यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक और विलयन को पृथक कर रखा है। इसके बाद जब यहाँ पे ये विलायक के अणु गति करना चालू करते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट तक ही ये सॉल्यूशन ऊपर जाता है। ठीक है, जितना इसका परासरण दाब होगा उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होने तक इसकी जो हाइट है वो बढ़ती है। क्यों, क्योंकि साम्यावस्था का मतलब क्या है, साम्यावस्था का मतलब अब ना ही कोई अणु इधर से इधर आएगा और ना ही इधर से इधर जाएगा। तो उस टाइम पे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है वो है बी, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल की है ना, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं क्या, एच मान लेते हैं। और ये जो द्रव है इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी यानी घनत्व होगा, वो हम मान लेते हैं क्या, डी। और ये जो फोर्स लगा रहा है ये लगा रहा है किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा परासरण दाब होगा वो किसके बराबर होगा, द्रव स्थैतिक दाब के। हम लोगों ने अभी क्या देखा, परासरण दाब ये बराबर होता है किसके,
द्रवस्थैतिक दाब के। और द्रवस्थैतिक दाब क्या होता है? H इंटू डी इंटू जी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। H यहाँ पे क्या है? जितनी दूरी तक ये जो विलयन है ये ऊर्ध्वाधर कक्ष में ट्रैवल करता है, यानी जितनी हाइट ये गेन करता है, तो हाइट हम मान लेते हैं h, और उस द्रव का घनत्व है d, और g है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इस तरह से हम किसी भी द्रव के परासरण दाब को माप सकते हैं। ठीक है, परासरण दाब क्या होता है? किसी ऊर्ध्वाधर कक्ष में उत्पन्न वह द्रवस्थैतिक दाब जिसमें ये जो सॉल्यूशन है ये इस बाहर जो विलायक है इसके साथ में साम्यावस्था पर हो। ठीक है, तो ये है पहली डेफिनीशन। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड डेफिनीशन क्या कहती है। तो हमारी जो सेकेंड डेफिनीशन है वो क्या कहती है कि किसी विलयन का परासरण दाब बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है जो उस विलयन पर लगाने से विलयन तथा विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रहने के बाद भी परासरण क्रिया को नहीं होने देता। ठीक है, अब इसको हम एक बार आपको समझा देते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। हमने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए ये एक यू शेप की नली है और इसमें यहाँ बीच में हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है, इधर हमने फिल कर रखा है सॉल्यूशन, और इस साइड हमने फिल कर रखा है क्या? सॉल्वेंट। और मान लीजिए ये जो सॉल्वेंट है इसका जो ये जो तल है ये ए हम मान लेते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि ये SPM से जैसे ही सेपरेट हुआ होगा, जैसे ही हम इसको फिल करेंगे, क्योंकि ये SPM से सेपरेट है, तो क्या होगा? इसके जो कण हैं इधर जाना चालू कर देंगे, इधर का लेवल बढ़ने लगेगा। मान लीजिए यहाँ B पॉइंट पे आ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ के यहाँ पे कहाँ आ जाएगा? B पॉइंट पे आ जाएगा। तो इधर का जो ये लेवल है ये कम भी तो हो जाएगा, जितना इधर ये बढ़ेगा उतना इधर कम भी तो होगा। भाई इधर के मालिक्यूल इधर चले गए ना। तो इस कंडीशन पे वह बाह्य दाब, अब मान लीजिए हम पिस्टन से इस साइड सॉल्यूशन के साइड पे प्रेशर डालते हैं, क्योंकि विलायक से विलयन की तरफ जब अणु जा रहे हैं तब इस पे दाब आ रहा है ना, उसी को हम लोग परासरण दाब कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान, यानी कि इस साइड पे हम पिस्टन से एक इतना दाब लगाएं कि यहाँ पे परासरण की क्रिया रुक जाए और इसका जो तल है वापस कहाँ तक आ जाए? ए तक आ जाए। कहने का मतलब ये है कि अपोजिट साइड यानी विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रहने के बाद भी यहाँ पर परासरण की क्रिया को ना होने दे, वही दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब का वह मान जो विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक होने के बाद भी वहाँ पर परासरण की क्रिया को ना होने दे, वही दाब, वही बाह्य दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम परासरण दाब के बराबर का बाह्य दाब लगाएंगे तभी तो यहाँ पे परासरण की क्रिया रुकेगी, नहीं तो इधर के जो विलायक के जो अणु हैं ये लगातार विलयन की तरफ गति करते रहेंगे। जब लगाए गए बाह्य दाब का मान परासरण दाब के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे परासरण की क्रिया रुक जाएगी और वापस जो विलायक का तल है वो ए तक पहुँच जाएगा। समझ गए? तो आप ये सेकेंड डेफिनेशन आई होप समझ गए होंगे। थर्ड जो डेफिनेशन है वो भी इसी से मिलती जुलती है। उसका जो कहना है वो यह है कि किसी विलयन का परासरण दाब बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है। किसी विलयन का परासरण दाब बाह्य दाब का वह न्यूनतम मान है जो विलायक के वाष्प दाब को विलयन के वाष्प दाब के बराबर कर दे। यानी कि जो ये विलायक का वाष्प दाब है ये बराबर हो जाए किसके? विलयन के वाष्प दाब के।
किसी विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब का वह मान जिस पर विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाए क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं परासरण दाब के निर्धारण की विधियां। तो हम लोग परासरण दाब के निर्धारण की एक विधि के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बर्कले हार्टले विधि। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं परासरण दाब को किस तरह से निर्धारित किया जा सकता है। हम आपको फिगर बना के सही से समझा देंगे, थ्योरी आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो परासरण दाब के निर्धारण के लिए बर्कले हार्टले ने जो विधि दी थी हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और इस विधि में जो प्रयुक्त उपकरण है उसका जो चित्र है वो हमने यहाँ पे बना दिया है। अभी हम इसको समझा देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बर्कले हार्टले ने ये जो विधि है 1904 यानी 1904 में दी थी। और ये जो विधि है ये परासरण दाब की द्वितीय परिभाषा पर आधारित है, यानी कि सेकेंड डेफिनेशन, जिसमें हमने ये बताया था कि किसी भी विलयन का जो परासरण दाब होता है वह उस विलयन में लगाए गए उस बाह्य दाब के बराबर होता है जो विलायक तथा विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक होने के बाद भी वहाँ पे परासरण की क्रिया को नहीं होने देता है। तो सेकेंड डेफिनेशन पे आधारित बर्कले हार्टले की इस विधि में जो उपकरण प्रयुक्त किया गया था, सबसे पहले हम उस उपकरण के बारे में जान लेते हैं। इस उपकरण में एक स्टील का एक बाह्य जैकेट होता है, बाह्य आवरण होता है, यानी एक स्टील का जो पात्र होता है उस पात्र के बीचों बीच में हम लोग एक सरंध्र नली लगा देते हैं। सरंध्र नली का मतलब है कि ये जो नली है ये इस तरह से बनी होती है कि इससे केवल और केवल विलायक के अणु ही गति कर सकते हैं, विलयन के नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये जो नली है, ये जो सरंध्र नली है, ये नली बनी हुई होती है SPM की, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमने आपको बताया था दो तरह की यूज कर सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो यहाँ पे कृत्रिम SPM यूज की गई है जिसका नाम है कॉपर फेरो साइनाइड। ठीक है, बता चुके हैं हम ये आपको पिछले वीडियो में कि अर्धपारगम्य झिल्ली जो कृत्रिम होती है वो किसकी बनी हुई होती है? कॉपर फेरो साइनाइड की। तो यहाँ पे स्टील के बाह्य आवरण के बीचों बीच में एक सरंध्र नली होती है जो कि बनी हुई होती है किसकी? कॉपर फेरो साइनाइड की, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली कह सकते हैं हम एक तरह से। यानी कि इससे विलायक के अणु गति करेंगे लेकिन विलयन के नहीं। एक तरफ यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लगी हुई होती है और दूसरी तरफ थिसिल फनल लगी हुई होती है जिसकी हेल्प से इस सरंध्र नली में हम लोग क्या फिल करते हैं? वाटर फिल करते हैं। यहाँ पे जो भरा हुआ है ये सॉल्यूशन है बाह्य जैकेट में। ये देखिए ये बाह्य जैकेट है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बाह्य जैकेट का है। और ये बीच का जो है ये क्या है? विलायक के भरने के लिए है, सरंध्र नली है। बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे क्या भरा हुआ है? H2O। इस बीच वाले पोर्शन में भरा हुआ है H2O और यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे भरा हुआ है क्या? सॉल्यूशन। आपको हम फिगर समझा चुके हैं। अब हम बताते हैं इसकी हेल्प से कैसे मेजर किया जाता है परासरण दाब। इसी में, इस उपकरण में जो बाह्य जैकेट होती है, बाह्य जैकेट में एक पिस्टन लगा हुआ होता है और दाब को मापने के लिए दाब मापी यानी कि प्रेशर गेज लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इस बीच वाली सरंध्र नली में हमने क्या फिल कर रखा है? वाटर, यानी कि विलायक। और इसके चारों तरफ बाह्य जैकेट में हमने भर रखा है सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन और H2O को हमने सेपरेट कर रखा है किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये जो है ये यहाँ पे बीच में ये क्या है? SPM। ये जो बीच वाली है यही क्या है? SPM। अब देखिए पूरी जैकेट में गोल होता है ये पूरा, ठीक है। इसमें हमने भर रखा है क्या? सॉल्यूशन। और यहाँ बीच में भर रखा है H2O। और H2O का एक फिक्स लेवल हमने रखा क्या? लेवल A। अब जब यहाँ पे परासरण की क्रिया आरंभ हो जाएगी तो हम आपको बता चुके हैं कि ये H2O के अणु किधर जाने लगेंगे?
सॉल्यूशन की तरफ जाना चालू कर देंगे। भाई जैसे ही परासरण की क्रिया प्रारंभ होगी, H2O के मॉलिक्यूल्स बीच वाली नली से निकलकर बाह्य जैकेट की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे। और जाहिर सी बात है कि जब ये अणु इधर सॉल्यूशन की तरफ गति करने लगेंगे तो ये जो तल है, ये जो A है, ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आने लगेगा। ये जो तल A है ये धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। और नीचे आने का मतलब ये है कि परासरण की क्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो द्वितीय परिभाषा क्या कहती है कि अब हम इस पे बाह्य दाब लगाएंगे। तो उतना बाह्य दाब जो परासरण दाब के बराबर होगा उसको जब हम लगाएंगे तो वापस ये पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, ए पे पहुँच जाएगा। तो मान लीजिए परासरण की क्रिया प्रारंभ हो चुकी है, ये हमारा जो उपकरण है इसमें परासरण की क्रिया प्रारंभ हो चुकी है और ये तल धीरे धीरे नीचे आ गया। मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए, हम कह देते हैं इस पॉइंट बी पे आ गया। अब क्या करते हैं, इस पिस्टन से इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। कहाँ पे, आउटर जैकेट में, क्योंकि सॉल्यूशन तो हमारा यहीं पे है ना, आउटर जैकेट में। अब जब सॉल्यूशन पे दाब लगाएंगे तो वापस H2O के मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएंगे, सरंध्र नली में। ये H2O के मॉलिक्यूल जब वापस इधर की तरफ गति करना चालू कर देंगे, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगी, ऑस्मोसिस का उल्टा। तो ये जब अणु वापस इधर की तरफ गति करने लगेंगे, किसके, विलायक के, यानी कि वाटर के, तो क्या होगा, ये तल वापस B से कहाँ पहुँच जाएगा, A पे पहुँच जाएगा। लेकिन एक निश्चित दाब लगाने के बाद ही ये तल वापस A तक पहुँचेगा। तो वह दाब यानी कि बाह्य दाब का वह मान जिस पर ये वापस से कैपिलरी में जो वाटर है इसका तल A बिंदु तक पहुंच जाए, वही दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। यानी कि जब यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से H2O के मॉलिक्यूल गति करना चालू कर देंगे, फिर से समझ लीजिएगा ध्यान से, तो ये जो A का तल है ये नीचे आ जाएगा, धीरे धीरे करके A का तल नीचे आ जाएगा, यानी परासरण की क्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब यहाँ पे हम पिस्टन की हेल्प से बाह्य दाब लगाएंगे और वह बाह्य दाब का वह मान कहाँ से मापेंगे, प्रेशर गेज से। बाह्य दाब का वह मान जिस पर ये जो कैपिलरी ट्यूब में वाटर है इसका तल पुनः बिंदु A तक पहुँच जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं परासरण दाब। वही जो दाब होगा, बाह्य दाब का वही मान जो होगा, उसी को हम लोग कहेंगे परासरण दाब। किसका, उस विलयन का जो हमने आउटर जैकेट में ले रखा है। आई होप आपको परासरण दाब क्या होता है और परासरण दाब को मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं, इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर अभी भी इस टॉपिक से जुड़े हुए आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ समझ में ना आया हो या परासरण दाब की किसी परिभाषा में कोई दिक्कत हो, तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको तुरंत दे देंगे। ठीक है, आपके कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उनका जवाब हम आपको दे देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि आपको आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं, आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस हैं वो तुरंत मिल सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परासरण दाब के नियम के बारे में और उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।